नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में और एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि CGL 2024 के लिए आपकी आज से लेके क्या डिटेल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या कुछ होना चाहिए, करना चाहिए आपको। ठीक है ना। बिल्कुल एसएससी एग्जाम क्या है, पैटर्न क्या है, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल, स्ट्रेटेजी, टीचर्स, बुक्स, कैसे कैसे आपको चैप्टर कवर करने, A to Z बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुचिर है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 से ASO CSS सिलेक्टेड हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 508। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली एग्जाम है क्या एसएससी सीजीएल। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिससे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है एसएससी। ठीक है। वेरियस गवर्नमेंट की और डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए इस एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है। ठीक है। इसके अंदर फेमस पोस्ट कौन कौन सी है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ASO CSS जो मैं सिलेक्टेड हूँ, ASO इन एडमिन, डिविजनल अकाउंटेंट, और भी काफी सारी कस्टम इंस्पेक्टर, पोस्टल इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, PA वगैरह बहुत कुछ पोस्ट इसके अंदर है। ठीक है ना। आप डिटेल में उसके बारे में जान सकते हैं। तो अब इसकी बात करें कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको इसके अंदर। देखिए, ग्रुप बी पोस्ट के लिए लगभग इन हैंड सैलरी आपको 75,000 पर मंथ, और ग्रुप सी के लिए 55,000 पर मंथ के अराउंड मिलेगी। तो मतलब कुछ पोस्ट जैसे ये लेवल 7 की होती है। ठीक है। और बीच में लेवल 6 भी आता है, 5 भी आती है, 4 की भी आती है, तो अलग अलग उनका ग्रेड भी होता है। ठीक है ना। बड़ी अच्छी रेपुटेड जॉब होती है, सोशल स्टेटस आपको मिलता है सरकारी नौकरी का, पक्की सरकारी नौकरी होती है आपकी। ठीक है। तो अगर 2024 के एग्जाम की बात करें तो इसका प्री एग्जाम अप्रैल में होने की पूरी पूरी संभावना है, मेंस जुलाई में, और रिजल्ट सितंबर तक आ सकता है आपका। ठीक है। तो हम टारगेट बनाएंगे इस टाइम के हिसाब से। प्री से पहले आप अपना सारी प्रिपरेशन पूरी कर लें, और मेंस के पीछे आप रिवीजन करें और अपना क्लियर कर लें एग्जाम 2024 का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एसएससी के एग्जाम कौन कौन से लोग, तो कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी बैकग्राउंड से, बीटेक कुछ भी कर रखो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस। 12th पास वाले नहीं, ग्रेजुएशन वाले। ग्रेजुएशन जस्ट पास होनी चाहिए, मतलब 33% मार्क्स है तो ठीक है, क्वालिफाइड होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं 50% मार्क्स, 60% मार्क्स, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी तो पता तो लगना चाहिए ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पैटर्न होता है उसका, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है, मतलब 2 स्टेज रह गए हैं, तो प्रीलिम्स, मेंस। पहले 3 में होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था। बस प्रीलिम्स मेंस के बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस करवाई जाएगी, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो मेंस होगा उसी के मार्क के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो फाइनल रिजल्ट में आपको आपकी पोस्ट पता लग जाएगी कि आपकी क्या पोस्ट है। ठीक है। प्रीलिम्स के पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो 2 नंबर तो आपके गए, और आपके 0.5 मार्क्स और कटेंगे। नेगेटिव 1/4 की यहाँ पे है। ठीक है। इसी तरह ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर। 200 नंबर में से अलग अलग कैटेगरी के लिए कट हो जाएगी, और उसी के बेस आप मेंस के एग्जाम के लिए बैठेंगे। ठीक है। अब बात करें कि आपको कितना टारगेट बनाना चाहिए। देखिए, अगर आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 140 प्लस रो स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप सेफ है। कोशिश कीजिए कि मॉक्स में 160 प्लस लाएं, ताकि डबल का पेपर होता है अलग से, उसकी कट ऑफ भी आप क्लियर कराएं। ठीक है। मॉक्स के अंदर परसेंटाइल आपकी 95% प्लस जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आप ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है। प्रीलिम्स में इतना ही था। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस एग्जाम में बैठेंगे। तो मेंस एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक सेक्शन में तो आता है मैथ, रीजनिंग, दूसरे सेक्शन में आते हैं इंग्लिश, जीएस। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और नेगेटिव यहाँ पर 1/3 है। प्रीलिम्स में 1/4 थी, यहाँ पर 1/3 है, तो 3 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन ठीक करने पे, और गलत करने पर मिलेगा 1 माइनस में। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। इस सेक्शन के लिए आपको मिलेगा 1 घंटा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 90 मार्क्स, टोटल 180 मार्क्स का पहला सेक्शन होगा। दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जीएस, इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीएस के, 3 गुना 135 मार्क्स, 75 मार्क्स, टोटल 210 मार्क्स का दूसरा सेक्शन हो गया। तो टोटल 390 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होगा,
यही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 1390 में से। 390 में से ही कट हो जाएगी हर पोस्ट के लिए और उसमें से मेरिट बनेगी। अच्छा, इसके बाद मेंस के अंदर ही जैसे दिन में आपका ये हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक के बाद आपका कंप्यूटर को टाइपिंग का पेपर भी होता है। ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में। यूआर कैटेगरी को 30% मार्क्स लाने होते हैं, यानी 18 मार्क्स। 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन वही 3 नंबर का और 1/3 नेगेटिव। 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो 60 मार्क्स का हो गया। 18 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे यूआर कैटेगरी से। हाँ, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए एसएससी में इसकी थोड़ी कट ऑफ ज्यादा भी जाती है। जैसे इस बार एएसओ सीएसएस के लिए इसकी कट 27 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 60। ठीक है ना, सॉरी 27, हाँ 27 गई थी, ठीक है। आउट ऑफ 60 वैसे मीनिंग अगर आपके 18 मार्क्स से भी कम आ जाते हैं ना, तो आप तो डिस्क्वालीफाई हो गए पेपर के अंदर, आपकी 390 नंबर की मेहनत बेकार हो जाएगी। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है टाइपिंग। टाइपिंग में आपको क्या होता है, बहुत ही सबसे इजी टाइपिंग है एसएससी की। कुछ नहीं, आपको 2000 की डिप्रेशन, मतलब आपको 15 मिनट के अंदर करने होते हैं। मतलब आपको 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। 27 वर्ड पर मिनट के लिए आप सोच के चलिए कि आपकी अगर घर पे 30-32 आ रही है, तो आप पूरी पूरी एग्जाम में इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिए कि 35 प्लस जाए, तो वो बिल्कुल सेफ है टाइपिंग। ठीक है। अब आगे वीडियो के अंदर मैंने सब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर की डिटेल स्ट्रेटेजी बना रखी है। और नीचे टाइमलाइन भी है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करें कि आप कितना टारगेट माने मेंस के लिए। देखिए, अगर आप 340 प्लस मार्क्स ला रहे हैं ना, और कंप्यूटर के अंदर 35 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा है। अगर एग्जाम टफ आया तो कट ऑफ गिर जाती है, तो ये स्कोर ऑटोमेटिकली एग्जाम में डाउन हो जाएगा। और आसान आया तो ये अब भी आ सकता है। लेकिन जो जो 2022 के हिसाब से, क्योंकि पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ, 2022 के एग्जाम में ये वाला थी। इतना मतलब इतने की चाहिए थे आपको, अगर आपको एक डिसेंट रैंक चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, तो लेवल 7 की जॉब चाहिए आप। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम के बारे में पूरा बता दिया आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो मैं बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है। अब यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस कैसे कैसे आगे बढ़ना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या रखना है, आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि भाई आपको 8 से 9 महीने तैयारी में लगेंगे, जिसमें स्टडी का टाइम 8 से 9 महीने प्रॉपर, और डेली 6 to 7 आवर्स पर डे लगेगा। समझ रहे बात को। टोटल टाइम आपका ज्वाइनिंग में 1 से 1.5 साल का आराम से लगेगा। अब पहले तो बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा सी फास्ट हो गए, तो 1-1.5 साल में जो पूरा प्रोसेस खत्म हो जा रहा है, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का। ठीक है। तो इतने के लिए आप प्रिपेयर रहिए, कुछ भी मतलब इंस्टेंट नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, जैसे अगर आपको तैयारी करनी है तो या आप एसएससी की तैयारी करिए। बीच में बैंक की तैयारी को मत घुसेड़िए, रेलवे की तैयारी को मत घुसेड़िए, अपना डिफेंस के एग्जाम की तैयारी को मत घुसेड़िए। एसएससी कर रहे हो तो एसएससी कीजिए, बैंक कर रहे हैं तो बैंक कीजिए। हर जगह दो नौका में पैर रखेंगे ना, तो कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना। तो डू नॉट प्रिपेयर फॉर 2 to 3 अदर एग्जाम साइमल्टेनियसली। अपने एसएससी को ही फोकस कीजिए अगर करना है तो, या फिर एसएससी को नहीं करना, इसको फोकस करना है, सिर्फ इसको कीजिए, इसको कीजिए। ठीक है ना। तो और अब टारगेट हमेशा आपको बड़ा रख के चलना है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं एसएससी की तैयारी करूं बस एक जॉब मिल जाए। उसमें कुछ नहीं होगा, आप छोटी सी जॉब ले जाएंगे, फिर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, और फिर आप बड़ी के लिए दोबारा ट्राई करेंगे। इसलिए पहले ही अपने माइंड सेट में बड़ी जॉब, मुझे बिल्कुल टॉप रैंक लानी है, मुझे रैंक लानी है, मुझे सिलेक्शन नहीं सिर्फ रैंक भी चाहिए अच्छी। ठीक है ना। तो टॉप रैंक को टारगेट करके चलिए हमेशा। ठीक है ना। छोटा मत सोचिए। आपको एसएससी उतरे हैं तो पूरा उतरिए ना। ये नहीं कि बस नीचे नीचे की जॉब मिल जाए मुझे, नहीं, मुझे टॉप रैंक के लिए फाइट करनी है। मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर डेली फेलियर, सोशल कट ऑफ। देखिए, असल में तैयारी के टाइम क्या होता है कि किसी दिन आप पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, 8-9 घंटे निकाल लिए, अगले दिन आपको पता लगा आप 3 ही घंटे पढ़ पाए। तो ये क्या होता है कि आपको टारगेट आपके पूरे नहीं हो पाते, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, औरों के साथ भी होता है, आपके साथ भी होएगा। आप कुछ दिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, फिर आपके ढीले दिन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब होता है कभी कभी, लेकिन फिर उससे आपको निराश नहीं होना है। ये सबके साथ होता है। थोड़ा उसको एज अ जर्नी का पार्ट मानिए, और अगले दिन फिर से कोशिश कीजिए कि मैं दोबारा से अपना रेगुलर फ्लो में आ पाऊँ। अगर एक का दिन ऐसा हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा आदमी जब तैयारी में आता है तो थोड़ा सोशल कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो।
तो आदमी को थोड़ा रहना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा, जब 6-7 घंटे बंदा स्टडी के लिए निकाल रहा है तो पूरा दिन उसका एग्जॉस्ट हो रहा है। तो आपको सोशल लाइफ से थोड़ा कट कट जाओगे आप, अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि थोड़ा लाइफ में कुछ पाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, देखिए। ठीक है। अब आगे, हाउ टू प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन। ये बहुत जरूरी है कि आपको, मार्केट में बहुत कंटेंट है, बहुत बुक्स हैं, बहुत टीचर्स हैं, बहुत स्टडी मटेरियल, सब कुछ एक्सेस है। ठीक है, यूट्यूब पे इतना कुछ भरा पड़ा है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। खोज खोज में मत भागिए। जो लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है, अपना एक टीचर पकड़िए, उससे अपना कोर्स पूरा कीजिए। ऐसे आपको मतलब सिस्टमेटिकली तरीके करना है। अगर आप भागा दौड़ी करेंगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, और आप अंत में आके कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। तो एक सिस्टमेटिक तरीके चलना है, वो मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे कैसे अपने काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिलेबस पूरा हुआ नहीं, पहले ही अपना मॉक देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पूरा आता ही नहीं, फिर मॉक का फायदा क्या हो रहा है। अब जब तक सिलेबस पूरा नहीं करोगे, उसके बाद मॉक दोगे तो पता लगेगा ना कि कमियां कहाँ पे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको अंधाधुंध तैयारी नहीं करनी, कोई भी बुक उठा के पढ़ना शुरू नहीं कर देना, या कोई भी गहरे गहरे मैथ से क्वेश्चन नहीं करने। आपको पहले प्रीवियस ईयर देखना है, तो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी को अपना बेस बना के तैयारी करनी है। ऐसे अंधाधुंध भागेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक बार आपका सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद मैक्सिमम मॉक्स दीजिए। मॉक्स से आपको पता लगेगा कि आप गलती कर कहाँ रहे हैं, अपनी गलती को पकड़िए कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो किस वजह से हुआ, मेरे को कंसेप्ट नहीं आता था, या मैंने जल्दबाजी करी, या मेरा ध्यान नहीं गया स्टेटमेंट पढ़ने में। तो आपको पता लगेगा उसी को। तो मॉक्स से आपको क्या करना है, एनालाइज करना है और अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ के उसको ठीक करना है। ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट, फिक्स योर बुक लिस्ट। अंधाधुंध ऐसे ढेर लाके खड़ा नहीं कर देना है। ठीक है ना, पीडीएफ लैपटॉप के अंदर पीडीएफ का भरमार नहीं करनी है। ठीक है ना, लिमिटेड कंटेंट से पढ़ना है आपको। अगर आपने 500 पीडीएफ इकट्ठी कर ली ना लैपटॉप में, आप पढ़ ही रहेंगे, वो कभी पढ़ नहीं पाओगे आप। आपको जैसे हिस्ट्री है, आपने लिमिटेड कीजिए, भाई मेरे ये छोटे मेरे नोट्स हैं हिस्ट्री के, मेरे को बार बार इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है ना, मैथ के मेरे इस चैप्टर की ये मेरा कंटेंट है, मैं इसी को पढ़ूंगा बार बार, और वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक चीज को बार बार पढ़ेंगे तो अगली बार आपको टाइम भी कम रहेगा पढ़ने में। तो ये चीज आपको समझ आएंगे धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, अब हम हर सब्जेक्ट को एक एक करके पकड़ेंगे और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट। ठीक है। तो मैथ्स को ये समझ के चलिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और तैयारी शुरू कर रहे हैं तो 3 घंटे डेली देंगे, तभी जाके आपका सिलेबस कुछ पूरा हो पाएगा। ठीक है ना, हवाबाजी में कुछ भी नहीं कहना चाहता मैं, जो जायज बात है जायज बात है। उसके बाद आपको मैथ पढ़ने का तरीका है। ऐसा नहीं आपने शुरू कर दिया, आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी, कुछ भी शुरू कर दिया, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऐसे नहीं करना। एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना होता है। जैसे आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर परसेंटेज काम आएगा, या CISI के अंदर परसेंटेज काफी काम आएगा, तो पहले आप इनको पढ़िए, उसके बाद इन पे जाइए ना। तो आपको इस चैप्टर में कैलकुलेशन में काफी आसानी मिलेगी, नंबर सिस्टम पढ़िए पहले। इन चैप्टर को पहले पढ़िए जो आपको आगे वाले चैप्टर में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने लिखा 2 चैप्टर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। और अगर ये मैंने जो बना रखी है आपके लिए PDF फाइल सी की, जिससे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाए, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं मैथ में, हम 2 टाइप में पढ़ते हैं, एक तो एडवांस मैथ, एक अर्थमेटिक मैथ। एडवांस में की ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री सब आता है। अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट और CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम पीरियड डिस्टेंस, ऐसे टॉपिक आते हैं। ठीक है ना, तो आपको कहीं से भी कोर्स लोगे तो ये पूरा इकट्ठा ही मिलेगा। ठीक है ना, बुक भी आप एक प्रैक्टिस के लिए ले लीजिएगा। ठीक है। तो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। वो आप चाहे वीडियो से पूरा करिए या किसी ऑफलाइन क्लास से पूरा कीजिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा टीचर्स आके। ठीक है ना, सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके आपके नोट्स बनाने हैं। नोट्स चाहे आप डिजिटल बनाइए PDF के फॉर्म में, या बाय हैंड अपनी कॉपी में बनाइए, वो आपकी इच्छा है। हर चैप्टर के नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम भी 200 हर चैप्टर के। छोटे चैप्टर जैसे परसेंटेज है 200 कर लिए, एल्जेब्रा है 500, उसकी ज्यादा, मतलब एक प्रॉपर बुक से आप PPY की प्रैक्टिस करते चलिए। ये 3 चीजें करने के बाद आपका एक चैप्टर डन हो जाता है। उसके बाद जब आपके ऐसे ही सारे चैप्टर पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको आना मॉक्स पे। ठीक है, मॉक दीजिए, फिर अपनी गलतियां पहचानिए, क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़िए। ठीक है, जहां जहां दिक्कत लग रही है प्रैक्टिस की, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। ऐसे ऐसे मॉक मैथ्स में तो ये लगा लीजिए, आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, 100% मार्क्स मैथ्स मैथ्स में लाएंगे, तभी जाके कंपटीशन में बने रहेंगे। ठीक है ना,
और जब आप मैं आपके मार्क्स भी आ रहे हैं, सब कुछ होगा मैथ्स के अंदर, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है मैथ्स में, कोई दोबारा की कोर्स दोबारा किसी से नहीं करना, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं लेने। आपको सिर्फ जो आपके नोट्स बने पड़े हैं इन्हीं को रिवीजन करनी है और मॉक देते रहना है। ठीक है ना, बार 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 बार। यही आपकी मैथ्स चलती रहेगी एंड तक, जब तक आपका एग्जाम होगा। इससे फालतू अगर आप भटकेंगे, क्योंकि मैथ्स में भी देखिए, प्री में 50 मार्क्स की, मेंस में 90 मार्क्स की। और हर से पहले तो मैथ्स की वेटेज थी बहुत ज्यादा, मेंस में 200 नंबर की आती थी मैथ्स। ठीक है ना। तो उस टाइम मैथ्स मैथ्स के लिए मेहनत भी ज्यादा लगाते थे लोग। लेकिन अब मैथ्स की वेटेज थोड़ी कम करती है, तो इसी वजह से इतना ही टाइम दे सकते हैं और इतना कुछ ही कर सकते हैं। अंधाधुंध नहीं भागना इसके पीछे। अब आपको थोड़ा बता दूं कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं मैथ्स। देखिए, या तो आप पेड कोर्स लीजिए, ऑनलाइन बैच, या ऑफलाइन क्लास ले लीजिए किसी की, ऑफलाइन बैच। ठीक है। अब मैथ्स पढ़ने में ना लोग दो तरीके होते हैं, जैसे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनका मैथ्स होता है थोड़ा वीक। जैसे वो 11 12 के अंदर मैथ्स नहीं पढ़ते, फिर ग्रेजुएशन के अंदर नहीं पढ़ पाते। वैसे आता 10th लेवल तक का ही है, थोड़ा बहुत 11th के टॉपिक्स आते हैं, लेकिन 10th का भी थोड़ा एडवांस आता है। प्लस हमें थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, मैथ्स के अंदर सोल्व कर लोगे आप, लेकिन स्पीड भी मेंटेन करनी है ना। तो जिनको थोड़े से मैथ्स के बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो राकेश यादव सर या पवन राव सर से पढ़ सकते हैं। और जिनके थोड़े बेसिक्स क्लियर है मैथ्स के, थोड़े मतलब, वो अभिनय सर और रामू सर से पढ़ सकते हैं। ये टीचर मैं बताऊं तो जैसे थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। ठीक है ना। ये मतलब एक नॉर्मल पेस पे पढ़ाते हैं। मतलब अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपको थोड़ी ये स्लो लगेंगे, और ये आपको नॉर्मल लगेंगे। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो ये आपको फास्ट लगेंगे और ये आपको नॉर्मल लगेंगे। तो मेरा जो अनुभव है, मैं कहता हूँ कि अगर आपको देख लीजिए आपको कैसा बैकग्राउंड है, आप इन सब डेमो क्लास वगैरह भी देख लीजिए इन सब यूट्यूब पे। और आपको जो से टीचर अच्छे लगे उनका कोर्स लेके खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बुक्स की बात कर लेते हैं। आपको इन देखिए, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। राकेश यादव पब्लिकेशन की भी आती है, किरण गगन सर की भी आती है, किरण पब्लिकेशन की भी आती है, पिनाकिल की भी आती है, और भी कई आती है। इनमें से कोई भी एक बुक, कोई भी एक आपको पसंद हो वो ले लीजिए। उसी को वही आप प्रीवियस से प्रैक्टिस करने जो मैंने आपको बताया आपको। ठीक है ना। बुक के बारे में बता दिया आपको, टीचर के बारे में बता दिया, कोर्सेज वगैरह के बारे में बता दिया। और मॉक टेस्ट कहाँ से करना, मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक से ही करने हैं। टेक्स्ट बुक, और अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आप पहले जो ग्रेडअप था, बाईजूस हो गया, तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है ना। या ओलिवर बोर्ड भी है, काफी सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन टेक्स्ट बुक थोड़ा सा हम, ज्यादातर लोग एसएससी वाले टेक्स्ट बुक भी देते हैं, तो देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैथ्स के रिगार्डिंग में बता दूं आपको ज्यादा। जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए ना मैथ का, उसके बाद आपने जैसे ज्योमेट्री के अंदर बहुत से मतलब फॉर्मूला होते हैं फिगर के अंदर, जैसे इन सेंटर का, सरकम सेंटर का, एक्सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का, या फिर सिमिलैरिटी के होते हैं, या फिर जो मेंसुरेशन के अंदर स्क्वायर, पिरामिड, हेक्सागन, पॉलीगन, पता नहीं इन सबके फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होती है एडवांस फॉर्मुलेज काफी सारे होते हैं। अलजेब्रा के अंदर भी काफी सारे होते हैं। तो जहाँ आप एक फॉर्मूले की अलग से नोट्स बना लीजिए, फॉर्मूले के अलग से नोट्स बना लीजिए आप। वो आपको एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। मेरे पास भी पड़े हैं मेरे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने कुछ नोट्स शेयर भी कर रखे हैं, और वहां से जाकर उनको देख सकते हैं कैसे बना रखे हैं मैंने। ठीक है। अच्छा, और अपने स्टडी मटेरियल को लिमिट कीजिए। ऐसा नहीं आप 10 बुक्स ला रहे हैं, 10 टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार जहां से आपने पढ़ लिया और आपको समझ आ गया, सारा आपके क्वेश्चन बनने लग गए, उस कंटेंट को आपको प्रिपरेशन के टाइम उसी को कंटिन्यू करना है। नए कंटेंट के पीछे नहीं भागना है बार बार। हाँ, कल को ऐसा थोड़ा चेंज करते हैं सिलेबस के अंदर, कुछ ऐड ऑन करता है, जैसे पिछले साल में प्रोबेबिलिटी ऐड करी, तो उसको आप थोड़ा कोडिंगली ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एक ही जैसे एल्जेब्रा आप 3 जगह से पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है आपका। आपको सिलेबस खत्म करना है, आपका क्वेश्चन बन रहा है, आपका काम खत्म। आपको अंदर नहीं भागना उसके पीछे। ये बात समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ्स की मैंने आपको बता दी। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको डेली 2 से ढाई घंटे देने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर भी चैप्टर आपको सीक्वेंस में करने पड़ेंगे, जैसे ग्रामर के। कोई भी कोचिंग में जाएंगे या पेड कोर्स में जाएंगे, वहां पर आपको ग्रामर ही पढ़ाई जाएगी। तो ग्रामर में स्टार्ट करते हैं नाउन से, प्रोनाउन से, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना। तो सीक्वेंस ही चलेंगे तभी आपको समझ आएगी। तो इंग्लिश में बेसिकली 3 चीजें होती हैं, ग्रामर, वोकैब और आरसी। ठीक है। वोकैब के लिए क्या करते हैं लोग, कोई मतलब सिर्फ बुक से करते हैं, कोई वोकैब मतलब कोई टीचर आपको याद नहीं करा पाएगा। ठीक है, कुछ कराते हैं थोड़ा बहुत रूट वर्ड्स, या मैंने से मतलब फोटोज वगैरह लगा लोगे ना कि भाई कुछ याद दिला दिया, हाँ भाई कुछ ऐसा फोटो इमेज से बना दी कि भाई इससे याद रह जाती चीज कभी लंबे टाइम के लिए। तो इसलिए तो वोकैब आपको खुद ही करनी पड़ेगी, बुक्स में आपको बता देता हूँ आगे।
आरसी के लिए देखिए, आरसी का सीधा 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 इलाज है प्रैक्टिस रीडिंग, प्रैक्टिस एंड रीडिंग। रीडिंग जैसे हम, मैं थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी बैकग्राउंड वाले लोगों को बहुत दिक्कत आती है आरसी वगैरह में, तो वो उनको थोड़ा बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई इंग्लिश समझने के लिए आप कोई रीडिंग वगैरह कर लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, नॉवल पढ़ लीजिए, कॉमिक पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ लीजिए। लेकिन जिनकी मतलब ठीक है, उनको इंग्लिश वगैरह समझ आती है, तो प्रैक्टिस के थ्रू जा जाइए। आरसी के अंदर क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और पी के वायरस आते हैं, तीन चीजें, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगी आपको ज्यादा। और कभी कभी ना एग्जाम में क्या होता है, नो टेस्ट में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही मुश्किल क्लोज टेस्ट दे देते हैं, तो आपको उससे निराश नहीं होना। अगर क्लोज टेस्ट बहुत मुश्किल दे रहे हैं ना, तो किसी से भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया हमारा, तो मेरा क्लोज टेस्ट में 4 क्वेश्चन गलत हो गए 5 में से। लेकिन बाद में जब आंसर किए तो देखो सबके ही गलत थे, और नॉर्मलाइजेशन में हमारी शिफ्ट में थोड़ी इंग्लिश मुश्किल थी, तो मार्क्स हमारे अकॉर्डिंगली बढ़ गए। मेरे 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है ना। प्री के टाइम मेरे, जब मैंने 2022 का प्री दिया था, मेरे 15 नंबर बढ़े थे, 145 से 160 हो गए थे मेरे। तो अब बात करते हैं आगे वोकैब के लिए बुक्स। देखिए बुक्स काफी सारी आती हैं, कोई भी एक ले लीजिएगा, बाकी सब में रिपीट होती हैं, ठीक है। ऑनलाइन मेंटर पब्लिकेशन की आती है, ब्लैक बुक नाम से आती है, एसपी बख्शी आती है, वर्ड पावर की जाती है, ठीक है ना। और भी कुछ जिस नीतू सिंह वाली वोकैब होती है, तो आप कोई भी ले लीजिएगा, मेरी माने तो ब्लैक बुक या ऑनलाइन मेंटर वाली में से ले लीजिएगा, ये भी सही है। ये मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, इसलिए मैंने नाम लिख दिया इसका, ठीक है ना। तो आप कोई भी एक बुक मार्केट में जाके देख लीजिए कौन सी अच्छी है आप। और वोकैब भी ना पहले आप प्रीवियस ईयर वाली कीजिएगा, जो पहले आ चुकी है, अंदर दिन शुरू नहीं कर देंगे वोकैब आज शुरू होती, सिर्फ प्रीवियस ईयर वाली पढ़नी है आपको। और बता दूं, वोकैब में ना पहले आप सेनोनिम, एंटोनिम से स्टार्ट मत कीजिएगा, आप पहले ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कीजिएगा, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और एग्जाम में फंसेंगे भी सही। इसको पढ़ने बैठेंगे काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, जब ये कर लें उसके बाद इस पे आइएगा, और ये भी पहले प्रीवियस करिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट करते हैं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं ग्रामर कैसे करी जाए इंग्लिश। देखिए ग्रामर के लिए आप बुक बुक बता दो तो एसपी बख्शी ले सकते हैं, नीतू सिंह गोलेमल ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से ग्रामर की थ्योरी वगैरह आपको पता लग जाएगी। टीचर की बात करें तो इन सबके पेड कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। गोपाल वर्मा सर का ले सकते हैं, अमन मशीद सर, नीतू मैम और रानी मैम, ठीक है। और मतलब मैंने इन टीचर्स की, मैंने मेन तो गोपाल वर्मा सर और अमन मशीद सर की हेल्प ली जाता प्रिपरेशन में, लेकिन मैं इनके भी थोड़े बहुत वीडियो देखे हैं, तो इनमें कोई ओवरऑल ये ठीक लगते हैं। मैंने आपको बता दी, कोई भी एक एक, ठीक है ना, एक ज्यादा मानने तो मेरी अमन रशीद सर से पढ़ लीजिएगा, अच्छा पढ़ाते हैं काफी, ठीक है। एनी वन अकॉर्डिंग टू चॉइस। इसका कोर्स कंप्लीट होने में किसी का 4 से 5 महीने लग जाते हैं आराम से, ठीक है ना। अगर रिकॉर्डेड लेते हैं तो आप 2 महीने के अंदर भी खत्म कर सकते हैं आराम से। फिर वही सेम प्रोसेस से आपको कोर्स कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, पीवाईक्यू करने हैं, मॉक देने हैं, देन रिवीजन। सेम प्रोसेस चलना है, कुछ कठिन नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। और एक और बात, यूट्यूब पे कुछ ऐसे भी आपको टीचर मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि भाई शॉर्टकट से पढ़ लो, ये कुछ अपना इंग्लिश 15 मिनट में इंग्लिश का धमाका, ये वो, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही इंग्लिश आएगी आपको, देयर इज नो शॉर्टकट टू डू इंग्लिश, ठीक है ना। बट ये समझिए तभी जाके इंग्लिश में, ठीक है ना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो एसएससी के अंदर है ना, ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है पूछी जाती, नॉट सो मच डिफिकल्ट। बहुत मतलब बैंक वगैरह में अच्छे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग का मेरी बात माने, किसी भी टीचर से आप अपना सिलेबस फॉलो करिए, पीयूष सर देख सकते हैं, अभिषेक शर्मा सर देख सकते हैं। मैंने इन 2 टीचर्स को फॉलो करा था, इसलिए मैंने नाम लिखा। मैंने अपने टीचर से मैं पढ़ता था, उनके नाम लिखना, आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं। जो आपको यूट्यूब पर डेमो देखिए, आपको कोई टीचर अच्छा लगा उससे पढ़िए, ठीक है ना। मैं जब अपने मतलब जैसे मेरा मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस की, जब किरण की, राकेश सर की, पिनाकल की, कोई भी एक बुक ले लीजिए, वही अपना सिलेबस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, मॉक दीजिए, और जहाँ जहाँ कम है देखिए सुधारते चलिए, ज्यादा कुछ नहीं। तो अब कुछ रीजनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप सैलोगिज्म और डाई चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कहीं के लोग, जैसे रीजनिंग बेसिकली आसान है वैसे, लेकिन इन 2 चैप्टर में थोड़ा समझ के चलिएगा, क्योंकि कभी कभी ये समझ नहीं आती लोगों को एक बारी में, तो 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ सकता है आपको, ठीक है। लोग कैलेंडर को लोग काफी हल्के में लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन एसएससी जनरली नहीं पूछता है,
लेकिन कभी कभी एक आधा क्वेश्चन फंस भी सकता है, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है। अच्छा, और रीजनिंग में इस बार थोड़ा क्या खेल हुआ, सीजीएल 2022 मेंस में उन्होंने दर्शन रीजनिंग के और पजल्स के क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहले कोई टीचर अपने पुराने कोर्सेज में कोई टीचर नहीं कराता था, अब शायद कराते होंगे। इन चैप्टर को ही पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है ना। तो रीजनिंग के अंदर बस यही कुछ था, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, बस कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, फिर जीके की बात करते हैं सबसे मेन। देखिए, कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप इसको प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के बाद पढ़ना शुरू करें तो ज्यादा रहेगा, पहले से पढ़ के कोई फायदा नहीं है इतना। ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली मतलब अगर आप रोज 2-2 घंटे देंगे 10-12 दिन तो आराम से हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक सोर्स से आप कर लीजिएगा, या तो कोई यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। एक भास सर की पीडीएफ थी जो मैंने पढ़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है, पीडीएफ दी थी उन्होंने कंप्यूटर की। तो वो भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी सब कुछ था। या कोई अगर आपको बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी तो कोई 400-500 रुपये में आपको आराम से पेड कोर्स मिल जाएगा कंप्यूटर का, वो कर लीजिए। या कोई छोटी एक मतलब, अब तो काफी बुक्स लोगों ने निकाल दी है कि कंप्यूटर के लिए पतली पतली सी बुकलेट निकाल दी है, वो लेके कवर कर लीजिएगा, कोई भी एक चीज लेके कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना। मॉक्स के अंदर कभी कभी अननेसेसरी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको थोड़ा अवॉइड करिएगा। उसके बाद सबसे मेन कि भाई अब जीके कैसे करें, सब कुछ बताते। जीके क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिए इसको करना कैसे। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जीएस के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स का डेमो दूंगा एक, कि मेरे हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा, मतलब कि कैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है। मेरे हैंड रिटन नोट्स मतलब मैं आपको पूरे शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। जीके में अपना कंटेंट लिमिटेड रखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री है, मैंने ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है, कोई मतलब कोई पुरानी पीडीएफ लेके शुरू नहीं कर देना है। ठीक है ना। हाँ, ये है कि पहले आपने कहीं गलत जगह से पढ़ लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं, कहीं और अच्छा मिले तो एक दो बार देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार भटक रहे हैं जीएस के लिए, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं कहीं छोड़, ऐसा नहीं करना। बार बार रिवाइज करना है, पढ़ने से ही याद होएगा। ऐसे एक बार आपने रीडिंग लगाई तो याद कभी नहीं होगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट और फ्रस्ट्रेटिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका क्या है, पढ़ते सब कुछ है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनते नहीं है। ये काफी दिक्कत रहती है। जीके में सबका टारगेट रहता है बस 25 में से किसी तरह 15 क्वेश्चन बन जाए। इससे ज्यादा टारगेट की 30-35 के अराउंड मार्क्स आ जाए 50 में से, और लोगों को नहीं चाहिए होता इससे जीके को। ठीक है ना। तो पढ़ना कैसे है मैं बता देता हूँ। मैंने टीचर्स के बता, राहुल अरोड़ा सर है अकेडमी पे, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, इनको देख सकते हैं। वरुण अवस्थी सर हैं, और करियर विल का जीए स्पेशल बैच है। मेरे ये 3 सोर्सेज थे। ठीक है ना। मतलब मैंने कई जगह से पढ़ा, पहले मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा था, उसके बाद मैंने एक जगह एग्जामों का भी कोर्स लिया था, लेकिन ओवरऑल लास्ट में मैंने इन सोर्सेज को अपनी लिमिट करा, और मेरे ये 3 टीचर ही मेन सोर्स थे। ठीक है। बुक्स के लिए, थ्योरी के लिए आप मनोहर पांडे ले सकते हैं। लूसेंट मत लीजिएगा, ये लोग इस पे कई लोग गुस्सा भी करेंगे मेरे को। ये लूसेंट ना काफी वाइड बुक है, और उसमें मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो छोटे छोटे दिखने में पतली सी है, लेकिन उसके अंदर भंडार बहुत है, तो काफी मतलब कंफ्यूज करेगी, और इतना टाइम भी नहीं है। मनोहर पांडे ले लीजिएगा, वो भी थोड़ी ठीक है, मतलब मेरे को ज्यादा अच्छी लगी इससे। प्रैक्टिस के लिए भाई किरण पिनाकल, प्रैक्टिस है तो कोई भी बुक ले लीजिएगा। ठीक है ना। अब कुछ कुछ सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिएगा, पहले आप एंशियंट से, फिर मेडिवल से, फिर मॉडर्न से। एक साउथ इंडियन हिस्ट्री अलग से आती है, मतलब उसको पढ़ना पड़ता है, मैं छोड़ गया था वैसे, मेरे को समझ नहीं आते थे, इसके नाम काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मेरे को नहीं आ रहे थे, मैं छोड़ गया था इसको। जियोग्राफी में थोड़ा बहुत मैपिंग के थ्रू पढ़ सकते हैं, या रिवर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी, जियोग्राफी में ना काफी वाइड है जियोग्राफी, तो उसके अंदर मतलब रिवर सिस्टम में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट की रिवर में ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि वो मैप के अंदर भी छोटा छोटा सा दिखता है, उसी के अंदर रिवर बना बना के बंदा कंफ्यूज जाता है। तो मैंने रिवर सिस्टम को मैप के थ्रू काफी कम पढ़ा है, मतलब सिर्फ मेन में पढ़ लिया, शायद यहाँ यहाँ पे होती है, मतलब डायरेक्शन देख ली कहाँ पे माउथ होता है क्या होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा इसको। पॉलिटी के अंदर देखिए क्या इतने सारे आर्टिकल हैं, बहुत आर्टिकल है, सब रटवाना नामुमकिन है। तो आप एक बार ना प्रीवियस ईयर के आर्टिकल पढ़िए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से मेन है। जैसे एक तो इमरजेंसी वाले सारे आर्टिकल्स होने चाहिए अच्छी तरीके से, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, लोकसभा राज्यसभा, या फ्रीडम वगैरह सब, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वगैरह के, तो ये मेन मेन आर्टिकल पहले पढ़ लीजिए, जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन का जैसे 280 हो गया, या फिर ऐसे काफी सारे हैं, तो आप इन सबको ज्यादा देखिएगा। पहले उस सारे एकदम मतलब 1 2 3 4 ऐसे रटना बंद कर दीजिए, ऐसे कभी भी आपको याद नहीं होंगे।
प्रीवियस ईयर वाले पहले आर्टिकल पढ़िएगा, उसके बाद स्टार्ट। अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए मैं बता दूं, मैंने राशि सर से पढ़ी थी करियर व्हील से। एक ही बारी पढ़ते मेरे को इकोनॉमिक्स मेरी तैयार होगी, मेरे को दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप मतलब इस बैच के अंदर हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक्स। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करूँ, देखिए मैं तो हूँ साइंस बैकग्राउंड का, तो मुझे तो आसानी से आ गई। अब बायो में थोड़ी मेरे को दिक्कत ही याद नहीं होती थी, तो इसके कुछ टॉपिक्स में छोड़ गया था। मतलब कुछ मेरे को थोड़ा होता, कुछ टॉपिक मतलब मेरे को याद नहीं हो पा रहे थे, छूट गए थे। ये मैंने अच्छे तरीके से कर ली थी। अच्छा, इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर तो ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो आप लोग रट लेते हैं, कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नहीं आते, बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए। तो किसी मतलब जैसे डिफेंस के एग्जाम में, एनडी वगैरह में न्यूमेरिकल आते हैं, जीएस वगैरह सब में आती है, तो बैच में लोग एडमिशन ले लेते हैं, तो टीचर करा भी देते हैं। तो न्यूमेरिकल आप स्किप कर दीजिएगा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से, थोड़ी आपको डिफिकल्टी होगी समझने में, क्योंकि कहते हैं कि जैसे टेंथ बैकग्राउंड टेंथ तक है, लेकिन इलेवन ट्वेल्थ ग्रेजुएशन आप जब साइंस नहीं पढ़ते ना, तो फिर थोड़ी बहुत ही समझने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। बाकी मैं अपने मेरे नोट्स के अंदर काफ़ी मतलब इजी लैंग्वेज में दे रखा है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, और बस ये मैंने आपको सारा बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके लिए मैं काफ़ी अमेजिंग कंटेंट लाता हूँ, वीडियोस लाता हूँ, सॉरी नोट्स लाता हूँ, और 4 मिनट एग्जाम का अपडेट भी देता रहता हूँ। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सीजीएल 2024 में सिलेक्शन जरूर लेना है। ठीक है ना, इलेक्शन का टाइम है, अच्छी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।